बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सबकी इक़्तिबास की तशरीह है, जो कि साले दोम में ये सवाल शामिल है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसको अगर देखा जाए, सवाल नंबर 2 है ये पेपर में। मतलब ये कि पहला सवाल पेपर में आता है तशरीहात के हवाले से, जिसमें उसको 2 पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, अलिफ़ और बे। अलिफ़ में नज़्म की तशरीह होती है और बे में गज़ल की तशरीह होती है। और सवाल नंबर 2 होता है सबकी इक़्तिबास की तशरीह। मैट्रिक तक तो इसमें मतलब चॉइस नहीं होती, जो पैराग्राफ दिए जाते हैं उनकी तशरीह लाजमी करनी होती है। लेकिन अगर हम साले दोम के हवाले से देखें या साले अव्वल के हवाले से भी देखें तो इसमें जो है वो चॉइस होती है। 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं पेपर में, तो वो दोनों पैराग्राफ जो है उनमें से जो आपको मुनासिब लगे, जिसकी आपको सही तरीके से समझ है, वो एक पैराग्राफ जो है वो आपने करना होता है। तशरीह इक़्तिबास यानी पेपर में पैराग्राफ्स आते हैं। सबक अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा तो आपको पता होता है कि किस तरह से हमने इसकी तशरीह करनी है, इस सबक में क्या चीज़ बयान की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसके नंबरों के हवाले से कि मार्क्स की जो है वो डिवीज़न क्या है। 15 नंबर का ये सवाल है, जिसमें हवाला मतन 2 नंबर। सबसे पहले मतलब इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है ना, हवाला मतन, सियाक़ो सबाक और तशरीह। इस तरीके से इसकी तशरीह की जाती है। 2 नंबर हवाला मतन के, सियाक़ो सबाक 3 नंबर, इक़्तिबास की तशरीह 10 नंबर। टोटल हो गई ये 15 नंबर। यानी 15 नंबर का सवाल है, अच्छा खासा लेंथी है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है। और इसमें मार्क्स जो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो हैं वो टोटल नंबर जो हैं, जो मार्क्स पूरे 100 में से आने हैं हमारे नंबर, वो बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो कम मार्क्स के होते हैं, उनकी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जो डिटेल में सवाल आता है उसकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करते, या अगर तैयारी करते भी हैं तो बिल्कुल सही परफेक्ट तैयारी नहीं करते। तो ये सवाल बहुत अहम है, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे लिए जा सकते हैं अगर थोड़ी सी इसमें मेहनत कर ली जाए। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे कि इस सवाल को किया किस तरह से जाता है। हमने एक लेक्चर में पहले किया था सबक एक, उस हवाले से मैंने आपको उस सबक की डिटेल सारी बताई कि उस सबक में क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं। इसी तरह से जो आपने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा कि हिस्सा नसर में से आपको इक़्तिबासात की तशरीह आती है। अगर आपने सबक बहुत अच्छा पढ़ा है, उसको अच्छे तरीके से याद किया हुआ है, आपको पता है कि उसमें क्या बातें की गई हैं, तो आप तशरीह अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने फ़र्स्ट ईयर में ये सवाल जो है इसको किया पेपर्स में, तो आपको पहले से आइडिया होगा कि ये सवाल किस तरह से किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि किस तरह से इस सवाल को करना है। आपको मैंने बताया कि सवाल नंबर 2 होता है ये पेपर में। दूसरा सवाल होता है सबकी इक़्तिबास की तशरीह। 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, अलिफ़ और बे। आप जब देखें कि पेपर में कौन सा कितने पैराग्राफ हैं, उनको देखें, पढ़ें, समझें। जिस पैराग्राफ की आपको बहुत अच्छी समझ आती है, यानी जिस पैराग्राफ के मुतालिक आपको पता है कि ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं इसकी तशरीह बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, तो आपने उसकी तशरीह करनी है अच्छे तरीके से। अगर अलिफ़ की आप कर रहे हैं तो आप मेंशन करें अलिफ़, आगे छोटी सी एक लाइन लगाएं, उसके बाद उस पैराग्राफ को पूरा ना लिखें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइम कम होता है, पेपर लेंथी होता है, तो वो पैराग्राफ लिखने बैठ जाते हैं। वो एक पूरा हाफ पेज का पैराग्राफ होता है, उसको लिखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जब तशरीह का टाइम आता है तो टाइम ख़त्म हो चुका होता है, तो उनका सवाल रह जाता है। इसके लिए बेहतर ये है कि आपको जो भी पैराग्राफ आए उसके पहले 2-3 अल्फाज, आगे डॉट्स लगाएं, और उसके बाद आखिरी 2-3 अल्फाज, यानी उसको वाज़े करने के लिए सिर्फ इतना करें। ज़्यादा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको 2 से 3 बार एक दफ़ा पढ़ लें अच्छे तरीके से, और लिखने की बजाय पहले 2-3 अल्फाज और आगे डॉट्स लगाएं और आखिरी 2-3 अल्फाज लिखकर उसको यहाँ पर वाज़े कर दें कि हम अलिफ़ की कर रहे हैं या बे की कर रहे हैं तशरीह। ये तो था शुरू में सवाल लिखने का तरीका। हवाला मतन,
अब हवाला मतन क्या है? इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो सबक का उन्वान, कि सबक का जो है वो उन्वान क्या है, यानी किस सबक से ये पैराग्राफ लिया गया है। और ये चीज़ आप तभी अच्छे तरीके से लिख सकते हो और बिल्कुल ठीक लिख सकते हो जब आपने सबक को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास में बच्चों को रीडिंग करवाई जाती है, समझाया जाता है, बस उसी हद तक रहते हैं कि हमने क्लास में ये सबक पढ़ लिया। लेकिन जब तक आप घर में उसको 2 से 3 दफ़ा नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि इसमें क्या बात की गई है। सबक का उन्वान यानी सबक का जो नाम है वो आप तभी लिख सकते हैं जब आपने सबक को अच्छे तरीके से पढ़ा है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि दोनों पैराग्राफ जो है वो मिलते जुलते आ जाते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो हमेशा इस चीज़ को गलत लिखते हैं। सबक का उन्वान गलत लिख दिया, यहाँ से 1 नंबर गया उनका। मुसन्निफ़ का नाम, अब अगर सबक का नाम आपको पता है तो आपको मुसन्निफ़ का नाम भी पता होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो सबक का उन्वान है ये बिल्कुल ठीक लिखना चाहिए, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ना तो इमला की कोई गलती हो और ना ही सबक का नाम जो है वो गलत लिखा जाए। मुसन्निफ़ का नाम, अब उसके मुसन्निफ़ का नाम आपने लिखना है। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी मुसन्निफ़ है उनका जो अदबी नाम है वो लिख देते हैं, बस जान छुड़वा देते हैं कि हमने नाम लिख दिया, हालांकि उसका मार्क्स आपको नहीं मिलते। आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है तो पूरा लिखना है। जैसे मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी है तो आपने पूरा लिखना है मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी। कुछ बच्चे लिख देते हैं मौलाना नज़ीर अहमद या सिर्फ नज़ीर अहमद लिख देते हैं, तो वो गलत तसव्वुर होगा। अगर आपने ये दोनों चीज़ें ठीक लिखी हैं तो यहाँ पे 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये है हवाला मतन। ये 2 चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं, 2 नंबर होते हैं इसके। उसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं ये एक्स्ट्रा मैंने लिखी हैं, सिन्फ़ और माख़ज़। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें पता होता है कि इस सबक की जो है वो सिन्फ़ क्या है या माख़ज़ क्या है, किस किताब से लिया गया है। अगर तो आपको पता है कि इसकी सिन्फ़ क्या है, माख़ज़ क्या है, फिर आप लाजमी लिखें। लेकिन अगर आपको नहीं पता इन दोनों चीज़ों का तो बिल्कुल भी ना लिखें, क्योंकि अगर आप इनको सही तरीके से लिख रहे हो तो ये एक अच्छा तासुर होगा, यानी चेक करने वाला आपको मार्क्स अच्छे देगा कि इसने जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भी दोनों लिखी हैं और बिल्कुल ठीक लिखी हैं। अगर आपको ठीक तरीके से पता है तो आप इन दोनों को लाजमी मेंशन करें। अगर आपको इसका सही तरीके से पता नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज हैं, तो ज़रूरी यही है कि आप सिर्फ जो ये मेन 2 चीज़ें हैं इन्हीं को करें, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। उसके बाद है सियाक़ो सबाक। सियाक़ो सबाक जो है ये 8 से 10 लाइनों का होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि हवाला मतन लिखने के बाद सियाक़ो सबाक को 2 पेजेस का लिख देते हैं, भर देते हैं। मतलब जो उन्हें एक सबक के बारे में पता है ना वो सारा कुछ उठा के सियाक़ो सबाक में लिख देंगे, जो कि गलत है। सियाक़ो सबाक में जो चीज़ पूछी जाए सिर्फ वही लिखी जाए और 8 से 10 लाइनों का हो। बाकी इस पर हम आगे बात करेंगे कि सियाक़ो सबाक में जो है वो को किस तरह से लिखना चाहिए और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये थे स्टेप इसके, हवाला मतन, सियाक़ो सबाक। तीसरा है तशरीह, 2 से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हो, यानी तशरीह आप थोड़ी इसको आप डिटेल में लिखें। 10 नंबर की तशरीह होती है, थोड़ी इसकी वजाहत आप देंगे तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसे इसके नंबर नहीं मिलते। 2 से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हो, 2 से जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं करना। 2 से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तशरीह जो है उसको करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि यह तीनों चीज़ें जो हैं ये हैं क्या, हवाला मतन, सियाक़ो सबाक और तशरीह। इनको किस तरीके से किया जाता है, इनका मतलब क्या है, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ मैंने वाज़े कर दिया है कि कितनी लाइंस का आपने लिखना है। स्टूडेंट्स ज़्यादा यही गलती करते हैं कि वो लाइंस जो हैं वो ज़्यादा कर देते हैं, 1.5 पेज का लिख दिया, 1 पेज का लिख दिया, लेकिन यहाँ पर इसके लिए शर्त यह है कि 8 से 10 लाइनों से ज़्यादा ना हो। हवाला मतन, सबसे पहली चीज़ कि हवाला मतन क्या है। सबसे पहले देखें हवाला क्या है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये, जिसका मतलब होता है निशान या इशारा। मतन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये भी, और किताब की असल इबारत। हम कहते हैं ना कि हमने इस बच्चों को ये पता होता है कि हमने फ़लाँ सबक की जो है वो रीडिंग कर ली, वो मतन का हम मुतालिया कर रहे होते हैं, यानी सबक का हमने मुतालिया किया। किताब की असल इबारत जो है उसको मतन कहा जाता है। तो हवाला मतन
इसमें दो चीज़ें जो आती थी वो मैंने आपको बताई हैं कि सबक का उन्वान लिखना है इसमें और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। सियाको सबाक ये है क्या, इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सियाक जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रब्ते मज़मून या हिसाब। सबाक अरबी ज़ुबान का ये भी लफ्ज़ है जिसका मतलब है दौड़ में आगे बढ़ना या हिसाब में महारत। लेकिन इन चीज़ों के बारे में पेपर में नहीं पूछा जाता कि इसका मतलब क्या है, सियाक किसे कहते हैं, या आपको MCQs में नहीं आता सबाक किसे कहते हैं। ये चीज़ें जो है वो पेपर में नहीं आती, लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए जो है वो आपको बताया जा रहा है कि इनका मतलब क्या होता है। हम असल बात की तरफ आते हैं। इम्तिहान में सियाक व सबाक की तशरीह का मतलब है कि दी गई इबारत की तशरीह इससे पहले और बाद की इबारत के साथ मरबूत कर दी जाए। सियाक व सबाक एक पैराग्राफ आता है आपको पेपर में, इक़्तिबास की आपने तशरीह करनी होती है। जब आप उसका सियाक व सबाक लिखेंगे उसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें ये मेंशन करनी है कि इस इबारत से पहले मुसन्निफ़ क्या बात कर रहा है और इस इबारत के बाद मुसन्निफ़ क्या बात कर रहा है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ उसको मरबूत करने के लिए ये सियाक व सबाक लिखा जाता है ताकि पता चल जाए। और उसका एक चीज़ आपको मैं बता दूं, पैराग्राफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ भी आपने उसमें नहीं लिखना। आपने जस्ट ये बताना है कि इस पैराग्राफ से पहले मुसन्निफ़ क्या बात कर रहा था और इस पैराग्राफ के बाद मुसन्निफ़ क्या बात कर रहा है। कुछ बच्चे उसी पैराग्राफ को उठा के सियाक व सबाक में लिख देते हैं और कहते हैं कि ये हमने सियाक व सबाक लिख दिया, या उसको थोड़ा सा वाज़े कर देते हैं, उसकी थोड़ी सी तशरीह कर देते हैं और कह देते हैं कि हमने सियाक व सबाक बिल्कुल ठीक लिखे। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि उसको हमने उससे पहले वाली बात और उससे बाद वाली बात लिखनी होती है ताकि उसको आपस में जोड़ा जा सके। तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ़ क्या बात कर रहा है, आप उसको इन अल्फाज में मतलब ज़ाहिर करेंगे कि तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ़ कह रहा है जो भी कहानी होगी, जो भी बात की जा रही होगी, थोड़ी 3 से 4 लाइनों में उसको बयान करना है। उसके बाद तशरीह तलब इबारत के बाद, यानी तशरीह तलब इबारत के बाद मुसन्निफ़ क्या बात कर रहा है, यानी 3 से 4 लाइनों में उसको वाज़े करना है। तो ये आपने 8 से 10 सतूर में सियाक व सबाक को जो है वाज़े कर देना है। ये था सियाक व सबाक। हवाला मतन का आपको पता चल गया। सियाक व सबाक में मतलब ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम होती हैं, इन्हीं को आपने जो है वो थोड़ा वाज़े करके लिखना है और बहुत कम लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि इसके 3 नंबर हैं, 3 में से आपको नंबर मिलने हैं। बाज़ बच्चे सियाक व सबाक जो है वो 2-2 पेजेस का लिख देते हैं, तशरीह में एक छोटा सा पैराग्राफ कर देते हैं, हालांकि तशरीह जो है वो 10 नंबर की है। उसके बाद हम बात करेंगे तशरीह पे कि तशरीह किस तरह से की जाए। तशरीह का मतलब होता है खोल कर बयान करना या वजाहत करना, चीज़ों को वजाहत में लेके जाना, उसको खोल कर बयान करना। तशरीह के हवाले से अगर बात की जाए तो बच्चे बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो तशरीह की बजाय जो है वो खुलासा उठा कर लिख देते हैं, यानी पूरे सबक का खुलासा उसमें लिख दिया जाता है। उन्हें इस चीज़ का फ़र्क पता ही नहीं होता कि खुलासे में और चीज़ होती है और तशरीह में आपने कुछ और लिखना होता है। उसमें अगर बात की जाए तो खुलासा जो होता है वो पूरे सबक का होता है, यानी आपने पूरे सबक के हवाले से लिखना होता है और उसको मुख्तसर करके लिखना होता है। लेकिन तशरीह जो होती है, अगर आपने खुलासा ही लिखना है तो आपको पैराग्राफ क्यों दिया गया है? इसका मतलब उस पैराग्राफ की कोई अहमियत नहीं है कि आपने उस पैराग्राफ को देखा ही नहीं है, आपने बस जो आपके दिल में आया, जो आपने लिखा, दिल किया वो लिख दिया उसमें। इस तरह से नहीं होता, बल्कि इबारत जो दी जाती है उसी को आपने पढ़ना होता है और तशरीह भी उसी इबारत की करनी होती है। कुछ बच्चे पूरा सबक उठा कर उसमें लिख देते हैं कि हमने तशरीह कर दी, हालांकि ये सरासर गलत है। आपने उसको जो है वो इबारत को देखते हुए तशरीह करनी है कि इबारत में बात क्या की गई है। तशरीह का मतलब ये होता है खोल कर किसी चीज़ को बयान करना, उसकी वजाहत करना कि इसमें क्या बात की गई है। उसमें 2-4 बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि तशरीह में किन बातों का ख्याल आपने रखना है। सबसे पहली चीज़ उसमें है आसान अल्फाज में पेश करना, यानी आपने तशरीह करते हुए अल्फाज जो है वो आसान इस्तेमाल करने हैं, सादा जुमलों में आसान अल्फाज में जो है तशरीह करनी है। तलमी हो तो उसकी वजाहत करना, अगर पैराग्राफ में कोई तलमी है तो उसकी आपने वजाहत करनी है, यानी अगर किसी जो है मजहबी या किसी भी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया गया तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने उसकी वजाहत भी करनी है। इकबाल अहादीस अशार पेश करना, उससे
रेलिवेंट अगर आपको कोई शेर आता है, आप कोई हदीस लिखना चाहते हैं, किसी का कौल लिखना चाहते हैं, तो वो आप पेश कर सकते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स तशरीह बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ़ इसलिए कि हमें नंबर अच्छे दिए जाएंगे, उसमें बार बार जो है वो अशार लिखते चले जाते हैं। उससे क्या होता है, अशार वो गलत लिख रहे होते हैं। एक दो ठीक लिखा, बाकी सारे गलत लिखे, तो वो गलत तासुर जाएगा, यानी आपने जो लिखा गलत लिखा। बेहतर है कि उस हवाले से आपको एक दो शेर अगर उससे रेलिवेंट है, अगर आपको बिल्कुल ठीक आता तो आप लिखें, अगर नहीं आता तो सिर्फ तशरीह कर दें, शेर ना लिखें। अहादीस हैं और कौल वगैरह हैं, इनको आप ख़ुद से बना कर ना लिखें। कुछ बच्चे जो हैं वो ख़ुद से बना कर लिखना शुरू कर देते हैं और हवाले की चीज़ें नहीं लिखते, बल्कि जो दिल में आता है, जो चीज़ उस टाइम याद आई वही उठा के लिख दी, तो वो भी जो है वो अच्छा तासुर नहीं होता कि आपने जो भी दिल में आया वो लिख दिया। उससे भी जो है आपके मार्क्स पे असर पड़ता है। इसलिए बेहतर है एक तो तशरीह को जो है वो आसान अल्फाज में किया जाए, तलमी हो तो उसकी वजाहत करें, यानी उस पूरे वाक़े को लिख दें। अगर आपको वाक़या ठीक तरीके से आता है तो उसकी वजाहत करें कि इसमें इस इक़्तिबास में जो है इस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है और बताया गया है कि इसमें किस तरह से जो है किसी भी बात को जो है वो आगे वजाहत में लेके जाना है। यानी आपने चीज़ों की वजाहत भी करनी है और वो भी अच्छे तरीके से करनी है। उसके लिए बताया कि 2 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, यानी 2-3 सफ़ात की तशरीह होगी तो तब आपको 10 में से नंबर मिलेंगे। अगर आपने तशरीह कम की तो आपको नंबर भी जो है वो उस लिहाज से कम मिलेंगे। बेहतर है कि जो चीज़ें डिटेल में लिखनी हो उन्हें डिटेल में लिखें, जो मुख्तसर लिखनी हो उनको मुख्तसर लिखें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।